अगर आप सोचिए कि भाई 8 लाख करोड़ का बजट, 13% जनसंख्या और उसके केवल 25,000 करोड़, मतलब यूं समझिए कितना कम है। और आदिवासियों के लिए 20,000 करोड़, और उसमें से भी लाड़की बहन योजना, प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना, इसके लिए पैसा डाइवर्ट किया जाता है। पिछले 10 साल में एट्रोसिटी के हजारों गुने हुए हैं। वो हजारों गुने होने के बाद वो जो पीड़ित लोग हैं उनको सामाजिक न्याय विभाग की ओर से जो उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, वो कंपेंसेशन उनको नहीं मिला है अभी तक पूरी तरह से। तो शिक्षा यह शेरनी का दूध है, खुद बाबा साहब बोलते हैं। तो इनको शिक्षा से कैसे वंचित किया जाए, इसलिए इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये उच्च शिक्षा की ओर ना बढ़े या ये उच्च शिक्षा ना ले पाए, तो इनको कहीं ना कहीं से रोका जाए। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि हमारे बच्चों की 2-2 साल तक, 3-3 साल तक स्कॉलरशिप नहीं आती है। अगर पागे समिति का जो उन्होंने अहवाल सादर किए थे कि अनुसूचित जाति जमाती के लोगों को कम से कम उनके जो वार्षिक हमारा अहवाल है वो 15% उनको मिलना चाहिए, वो अगर 15% निधि हमको मिली होती तो आज हमारी जो निधि हमको मिल रही है तो हमारे जो बच्चे जो स्कॉलरशिप की प्रॉब्लेम, बहुत सारी प्रॉब्लेम है, वो प्रॉब्लेम होती नाही। की बाबासाहेबांनी जे मागासलेले होते ते अनुसूचित जातीचे लोक असतील, ओबीसी मधले असतील, अन्य कोणते असतील, त्या सर्व लोकांची खऱ्या अर्थानं परिस्थिती बघितली आणि त्यांना त्या जातींना काउंट करून त्यांना काय केलं, प्रवर्गामध्ये समाविष्ट केलं आणि त्या प्रवर्गाच्या अंतर्गत त्यांना रिझर्वेशन प्रदान केलं। परंतु आज नेमकं जे मिळायला पाहिजे ते मिळताना दिसत नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भगवान गौतमच्या मिळालाच पाहिजे, कायदा बनलाच पाहिजे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी शोध केंद्र बनलंच पाहिजे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी शोध केंद्र बनलंच पाहिजे, आधी एज्युकेशन 12वी पर्यंत निशुल्क झालेच पाहिजे, आधी एज्युकेशन 12वी पर्यंत निशुल्क झालेच पाहिजे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बाबारी सांगून बनलेच पाहिजे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बाबारी सांगून बनलेच पाहिजे, देवेंद्र फडणवीस होश में आओ, देवेंद्र फडणवीस होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के इस आवाज विशेष शो में। इस वक्त हम लोग दक्षिण नागपुर के त्रिशरण चौक में हैं, बाबा साहब के स्टैच्यू के पास, और समता सैनिक दल का एक यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। बजट मध्ये वाटा आणि वाट्यासाठी कायदा, मतलब बजट में हिस्सा तो होना चाहिए और उस हिस्से के लिए एक सही तरीके से एक कानून भी बनना चाहिए। और इन मांगों को लेकर ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ इनका कहना ये भी है कि आने वाले 18 दिसंबर को शीतकालीन अधिवेशन में ये सारे लोग अपनी मांगों को लेकर विधान भवन पर शीतकालीन अधिवेशन में जाने वाले। तो चलिए इनकी पहले पूरी मांगे सुन लेते हैं, क्या कहना इनका है वो सुन लेते हैं, और साथ ही में ये भी सुन लेते हैं कि किन मांगों को लेकर ये लोग वहाँ जाने वाले। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज का यहाँ पर जो धरने और निदर्शन का आंदोलन का प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, वो मान्यवर हमारे बड़गे साहब नागसेन बड़गे, इनकी अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में 18 दिसंबर 2026 को विधानसभा पे एक बहुत बड़ा एक मोर्चे का आयोजन किया गया है। और उस मोर्चे का उद्देश्य है कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति इनको बजट में उनकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए और उसका कानून होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन है। और इस आंदोलन का नेतृत्व हमारे मार्शल नागसेन बड़गे जी करेंगे। और बाबा साहब के और अभी इसमें सभी ये जो विषय है बजट में हमारी हिस्सेदारी और हिस्सेदारी का के लिए कानून, ये एक राष्ट्रीय प्रश्न है। लेकिन महाराष्ट्र में कई राज्यों में कानून, करीब दक्षिण के 6 राज्यों में इसके लिए कानून हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य, इनकी जो जातिवादी मनोवृत्ति है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग, विमुक्त भटके, इनके बारे में जो एक अनास्था है उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। बाकी 6 राज्यों में कानून बना है, वहाँ की स्कूलें आप देखिए, वहाँ पर खेतों के लिए, जमीनों के लिए, स्कूलों के लिए, उद्योगों के लिए पैसा आवंटन होता है। महाराष्ट्र का, अगर संक्षेप में बोलता हूँ आपको, महाराष्ट्र का बजट करीब 8 लाख करोड़ का है, कम से कम ज्यादा। और 8 लाख करोड़ में केवल 25,000 करोड़ अनुसूचित जाति के लिए आवंटित हुआ है, 22,000 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित हुआ है। जबकि
अनुसूचित जाति की जनसंख्या करीब 13% है और जनजाति की जनसंख्या करीब 10% है। विमुक्त भटके जिनको हम विजेएनटी कहते हैं उनका 10% है। अगर आप सोचिए कि भाई 8 लाख करोड़ का बजट, 13% जनसंख्या और उसके केवल 25,000 करोड़, मतलब यूं समझिए कितना कम है। और आदिवासियों के लिए 20,000 करोड़, और उसमें से भी लाड़की बहन योजना, प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना, इसके लिए पैसा डाइवर्ट किया जाता है। तो क्या होगा, कभी भी ये जो पिछड़े लोग हैं इनका आर्थिक विकास नहीं होगा। इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये जो एक बहुत गंभीर प्रश्न है पिछड़े लोगों का, पूरा अनुसूचित जाति, जनजाति, विजेएनटी और पिछड़े वर्ग, इनकी उन्नति तभी होगी जब राज्य के बजट में आपने को हिस्सेदारी मिलेगी। अभी आप सभी को मालूम है, मीडिया के लोग हैं, नागपुर महानगर पालिका का बजट हुआ, करीब नागपुर महानगर पालिका का बजट 6,300 करोड़ रुपए का हुआ। आप जानते हो उसमें शिक्षा का कितना व्यय है? शिक्षा के लिए केवल 100 करोड़ है। नाग नदी योजना, पोरा नदी योजना, इसके लिए 3,000 करोड़ है। मतलब नदी नाले का विकास करने के लिए, सीवर लाइन के लिए 3,000 करोड़, और हमारे नागपुर के बच्चों के लिए केवल 100 करोड़। ये जो मेंटेलिटी है ना कि भैया पिछड़े वर्गों को इनको फंड नहीं देना चाहिए, उसके विरोध में ये आंदोलन है, उस मानसिकता के विरोध में है। ये किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। मित्रहो, आज या ठिकाणी आम्ही बजेटमध्ये वाटा आणि वाट्यासाठी कायदा या विषयाअंतर्गत एकत्रित आलेलो आहोत। खऱ्या अर्थानं आम्हाला हे माहिती आहे की या देशाची जी व्यवस्था आहे ही व्यवस्था संविधान निर्मितीच्या अगोदरपासून जर आपण बघितलं तर विषमतेवर आधारलेली आहे आणि विषमतेवर आधारलेली व्यवस्था असल्यामुळं त्या काळामध्ये त्या महापुरुषांनी संघर्षाच्या निखाऱ्यावर पावलं टाकीत परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून समाजाला नेण्याचं काम केलं आहे। परंतु ज्या काळामध्ये जी विषमतेची मानसिकता होती त्या काळात महापुरुषांनी तर काम केलं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या सर्व महापुरुषांचे विचार भारतीय संविधानात अंतर्भूत करून समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्यायाची व्यवस्था संविधानिक रूपाने प्रदान केली। परंतु प्रश्न आहे, बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की नेमकं संविधान कितीही चांगलं असलं परंतु राबवणारे लोक जर लायक नसतील तर ते कुचकामी ठरतं। नेमकं तशाच प्रकारची परिस्थिती आज या ठिकाणी या देशामध्ये पाहायला मिळत आहे। आणि आपण जाणता की नेमकं बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय जो प्रस्थापित केला किंवा संविधानाच्या माध्यमातून दिला, परंतु ज्यांच्या हातामध्ये खऱ्या अर्थानं संविधान राबवण्याची जबाबदारी आलेली आहे ते खऱ्या अर्थानं त्या पद्धतीने पुढे जाताना दिसत नाही। आता बऱ्याच आमच्या मान्यवरांनी आपली मतं मांडली, त्या यामध्ये एवढंच मला म्हणायचं आहे का नेमकं संविधानामध्ये जी उद्देशिका आहे संविधानाची, त्यामध्ये एक विषय आहे दर्जा व संधीची समानता। आणि दर्जा व संधीची समानता असा जेव्हा आपण विषय घेतो तर दर्जा म्हणजे काय बरं? तर दर्जा म्हणजे प्रत्येक माणसाला माणुसकीनं जीवन जगण्याचा आणि प्रत्येक स्तरावर त्याला मुख्य प्रवाहात तो कसा येईल या अंतर्गत त्याला त्या प्रकारची व्यवस्था प्रदान करून देणं हे संविधानाच्या माध्यमातून त्या सरकारचं काम असतं। परंतु आज नेमकं आमच्याबद्दल म्हणजे की बाबासाहेबांनी जे मागासलेले होते ते अनुसूचित जातीचे लोक असतील, ओबीसी मधले असतील, अन्य कोणते असतील, त्या सर्व लोकांची खऱ्या अर्थानं परिस्थिती बघितली आणि त्यांना त्या जातींना काउंट करून त्यांना काय केलं, प्रवर्गामध्ये समाविष्ट केलं आणि त्या प्रवर्गाच्या अंतर्गत त्यांना रिझर्वेशन प्रदान केलं। परंतु आज नेमकं जे मिळायला पाहिजे ते मिळताना दिसत नाही आणि म्हणूनच खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी या आंदोलनाच्या भूमिकेतून आम्हाला पुढे यावं लागलं। आजच थोडक्यात बोलतो, आज आपण बघतो की तुमचं जे काही आपण बघतो की मंत्र्यांचा संदर्भ आणि आमदारांचा विषय जेव्हा आपण घेतो तर तुम्हाला माहित आहे का त्यांना त्या ठिकाणी कॅन्टीन मध्ये किती रुपयात किती सामान मिळतं? लक्षात घ्या का त्या ठिकाणी 2 रुपयाची डाळ आणि 2 रुपयाची पोळी अशा पद्धतीनं चांगल्या क्वालिटीचं जेवण इतक्या स्वस्तात त्यांना मिळतं। आणि आज या ठिकाणी आमचा वाटा, आमचा अधिकार जो आहे तो अधिकार देण्याचं त्या ठिकाणी काम होताना दिसत नाही। समाजामध्ये चित्र बघा, आम्ही शहरामध्ये राहतो पण खेड्यातली अवस्था विकराल आहे। खेड्यामध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती आहे आजही अनुसूचित जाती जमातीचा विद्यार्थी चांगल्या प्रकारचे एज्युकेशन घेताना दिसत नाही। आणि म्हणून नेमकं खऱ्या अर्थानं समता सैनिक दलाचा जो विषय आहे तो का आणि कशा करिता तर खऱ्या अर्थानं जनजागृती व्हावी। एक वामनदादा कर्डक म्हणतात की दोष देऊ कुणा, म्हणजे मला माझाच या ठिकाणी काय दिसतो, गुन्हा दिसतो। मग आम्ही खऱ्या अर्थानं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार नाही,
तोपर्यंत परिवर्तन येणार नाही. आणि म्हणून मगाशी सरांनी सांगितलं का देपकेनं आंदोलन केलं म्हणजे संघर्षातूनच परिवर्तन आलं की नाही, संघर्षातूनच परिवर्तन येते. आणि म्हणून संघर्ष पेरण्यासाठी समाजात जनजागृती करण्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी या आंदोलनाचं स्वरूप आम्ही आखलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही तुमच्या समोर हा विषय विशद केलेला आहे. आज त्रिशरण चौक में यहाँ बजट का कायदा बनना चाहिए, इसलिए धरने आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है. इसका नेतृत्व हमारे बड़े भाई आदरणीय नागसिंह जी बड़गे ये कर रहे हैं. तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बजट में कायदा क्यों होना चाहिए. हम जब आरटीआई डालते तो आरटीआई में हमारे को जवाब मिलता है, मतलब हम 25 साल का डालते हैं 2001 से लेकर 2025 तक, तो उसमें हमारे को जवाब मिलता है. जो जवाब मिलता है वो बहुत ही सोचने पे मजबूर करता है. 2001 से लेकर 2025 तक यहाँ पर में 32,793 करोड़ ये लैप्स किया गया है. लैप्स किया गया मतलब वो जो पैसा जो हमारे हक का था वो हर साल उसको लैप्स करके यानी अन्य योजनाओं पे उसको डाइवर्शन में डाला गया है. विषय ऐसी है कि जो लास्ट 24-25 का बजट था उस बजट में 3,686 करोड़ यह भी लैप्स किया गया. और ये लैप्स तो किया गया, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट थे, इम्पैक्ट इतने गहरे थे कि पिछले 10 साल में एट्रोसिटी के हजारों गुने हुए हैं. वो हजारों गुने होने के बाद वो जो पीड़ित लोग हैं उनको सामाजिक न्याय विभाग की ओर से जो उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए वो कंपेंसेशन उनको नहीं मिला है अभी तक पूरी तरह से. दूसरी बात, दादा साहेब गायकवाड़ सबलीकरण योजना होती है जिसमें जमीन आवंटित की जाती है, 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन दी जाती है. तो उस 4 एकड़ जमीन का जो जब हम आरटीआई में जब जवाब लेते हैं तो पिछले 4 साल से एक को भी वो जमीन दी नहीं गई है. और उसी धरती पे अगर हम महात्मा फुले मागास वर्ग महामंडल को देखते हैं तो महात्मा फुले मागास वर्ग महामंडल का 3 साल के बाद 120 लोगों का लोन सैंक्शन होता है, मतलब 120 लोगों को वहां पात्र किया जाता है. और उसके लिए एप्लीकेशन कितनी आती है तो 1000 के ऊपर में उसके लिए एप्लीकेशन होती है. और उसी धरती पे जब हमारे जो लोग हैं, जो हाथ पे पेट वाले लोग हैं, जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, जो घरकुल की योजना है, घरकुल की योजना ये फॉर्म भरते हैं 4 साल पहले, और 4 साल के बाद इनको जब पैसा आता है तो पैसा आता है हफ्तों में. तो हफ्तों में जब पैसा आता है तो हफ्तों में कैसे होता है कि आपको आधा घर बना वो दिखाना पड़ता है, तब आपको 1 लाख मिलता है, फिर उसके बाद 1 लाख मिलता है, फिर उसके बाद 50,000 मिलता है, यानी सिटी में 2.5 लाख. आज मटेरियल का की रेट देखा जाए तो वो रेट इतना महंगा है कि आप सिर्फ पाएवा 2.5 लाख में बना सकते हो. और इसके लिए हमने पिछले 10 साल में बहुत सारे निवेदन दे चुके हैं कि इसका जो अमाउंट है आज के घड़ी में, आज का जो आर्थिक दौर है उसके हिसाब से इसका जो रेट है वो 5 लाख के ऊपर में होना चाहिए. पर सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है. सरकार हमारे को जब और उसी धरती पे अगर हम बहुत गंभीर विषय देखें तो शिक्षा यह शेरनी का दूध है, खुद बाबा साहब बोलते हैं. तो इनको शिक्षा से कैसे वंचित किया जाए. इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये उच्च शिक्षा की ओर ना बढ़े या ये उच्च शिक्षा ना ले पाए तो इनको कहीं ना कहीं से रोका जाए. इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि हमारे बच्चों की 2-2 साल तक 3-3 साल तक स्कॉलरशिप नहीं आती है. एक बच्चे ने बीटेक फाइनल ईयर का एग्जाम दिया और बीटेक फाइनल वो क्लियर करता है और वो एमटेक में जाने के लिए जब वो प्रिपेयर होता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होल्ड किए जाते हैं महाविद्यालय द्वारा. इसलिए होल्ड किए जाते हैं क्योंकि उसका जो पैसा है स्कॉलरशिप का उस महाविद्यालय को नहीं मिला, और महाविद्यालय को नहीं मिलने की वजह से महाविद्यालय उसके डॉक्यूमेंट्स होल्ड पे रख देता है. अब महत्व का विषय ये है कि ये जो पैसा देने वाली जो अथॉरिटी है ये समाज कल्याण विभाग है. अब जब समाज कल्याण विभाग इस बच्चे के अगेंस्ट में महाविद्यालय को सारे ट्यूशन फी, एग्जामिनेशन फी एंड अदर फीस देती है तो समाज कल्याण विभाग अगर 2-2 साल तक नहीं दे रही है उसके वजह से बच्चे का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए सबसे अगर जिम्मेदार कोई है तो समाज कल्याण विभाग है, क्योंकि इनके पास पैसा है. मैं अभी बताया आपको 3,686 करोड़ आखिरी साल में 3,686 करोड़ क्या हुए, इन्होंने लैप्स किए. अब वो 3,686 करोड़ में इन बच्चों को कितना लग रहा था 2 साल का 860 करोड़ रुपए इनका स्कॉलरशिप का लग रहा था, तो वो दे सकते थे पर उन्होंने नहीं दिया. उसी धरती पे आज पिछले
6 साल से एक डिमांड हो रही है कि जो फॉरेन एजुकेशन के लिए जो हमारे बच्चे जाते हैं इनकी संख्या इतनी कम है। जहां पर मैं अनुसूचित जाति का, अगर मैं नागपुर की ही बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं 8 लाख के करीब सिर्फ अनुसूचित जाति में महार का वर्ग है, सिर्फ महार का वर्ग। तो 8 लाख अगर सिर्फ अकेला महार है तो अनुसूचित जाति की अगर हम संख्या देखेंगे तो 14 लाख के करीब है। अब अगर 14 लाख के करीब यहाँ पर पूरा अनुसूचित जाति का अगर लोग यहाँ पर में रहते हैं तो उस विषय को देखे तो अकेले नागपुर का अगर 14 लाख है तो महाराष्ट्र में कितना है? 1 करोड़ 1.5 करोड़ के ऊपर में महाराष्ट्र में है। तो अगर महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ के ऊपर में अगर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं तो इनको सिर्फ 75, यानी आप इनकी मजाक कर रहे हो। और आप 3,686 करोड़ आप क्या करते हो? लैप्स करते हो। उसी धरती पे पीएचडी, अब पीएचडी करने वालों की जो संख्या थी इनको कैसी, ये एक तो शिक्षा में कोई अड़थड़ा ना आए और शिक्षा में बच्चा आगे बढ़े, ये सरकार का दायित्व है। ये केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार की जवाबदारी क्या है कि इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए जो भी आर्थिक स्रोत है वो देने चाहिए। अब क्या है, पीएचडी के हमारे यहाँ पर में आज करीबन 700 के ऊपर में बच्चे हैं और ये लोग हमारे कितने बच्चों को अलॉट करते हैं? केवल 100 बच्चों को, केवल 100 बच्चों को देते हैं। यानी बताने का तात्पर्य है कि ये 100 बच्चों के अगेंस्ट में कितना जा रहा है? तो 1 साल का इन 100 बच्चों के अगेंस्ट में 45 करोड़ जा रहा है और हमारा लैप्स कितना हो रहा है? 3,686 करोड़ लैप्स हो रहा है। मतलब बताने का तात्पर्य ऐसी है कि 3,686 करोड़ में से अगर 45 करोड़ भी निकाले फिर भी हमारे पास 3,600 करोड़ हमारे हाथ में होता है। पर ये सरकार जानबूझ के, ये सरकार की मानसिकता है, जानबूझ के ये हमारे बच्चों को पढ़ने न देना एक तरह का इनका षड्यंत्र है। हमारे बच्चे कैसी शिक्षा से वंचित रहे ये सरकार कर रही है। इसलिए इसके अगेंस्ट में, यानी हमारा जो बजट का प्रोविजन है इसके लिए हम 18 दिसंबर को विधान भवन पे आदरणीय हमारे मित्र नागसेन जी बड़गे इनके नेतृत्व में हम मोर्चा लेके जा रहे हैं। और मैं सभी समस्त अनुसूचित जाति के, मैं केवल एक समाज को नहीं बोलूंगा, अनुसूचित जाति जमाती के जितने भी लोग हैं इस मोर्चा में शामिल हो, क्योंकि ये हमारे हक की और अधिकार की लड़ाई है। हमारे मित्र बड़े भैया जो कि खुद एक आरटी एक्टिविस्ट है, HRPF के वो सचिव और विद्यार्थी मित्र करके काम करते हैं, उन्होंने अभी काफी बताया उन्होंने कि महाराष्ट्र शासन का जो हमारा निधि आता है कहाँ जाता है और जो योजना होती है मात्र वो कागज पे होती है। हमारा संघर्ष कम से कम 50 साल से हमारा संघर्ष चल रहा है। अगर पागे समिति का जो उन्होंने अहवाल सादर किए थे कि अनुसूचित जाति जमाती के लोगों को कम से कम उनके जो वार्षिक हमारा अहवाल है वो 15% उनको मिलना चाहिए, वो अगर 15% निधि हमको मिली होती तो आज हमारी जो निधि हमको मिल रही है तो हमारे जो बच्चे जो स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम होती नहीं। तो इसलिए हमारे समता सेन दल की तरफ से ये आंदोलन चलाया जा रहा है कि पागे समिति ने जो अहवाल दिए थे और 1979 में महाराष्ट्र शासन ने जो पारित किया था वो अहवाल अविलंब यहाँ पे लागू हो। उसी तरह से मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म शताब्दी व शोध केंद्र, आपको पता है महानगर पालिका ने 21 दिसंबर 1992 को हमने किसी ने डिमांड नहीं की थी, लेकिन महानगर पालिका ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके सम्मान करने के लिए अपना एसएस स्टेडियम है उसके बाजू में जो पटवर्धन मैदान है वहाँ पे 29,920 स्क्वायर फुट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शोध भवन भव्य भवन बनाने की प्लानिंग की है, परंतु आज तक 30-35 साल हो गए उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किए। एक तरफ तो ये बताते हैं कि बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, बाबा साहब की नागपुर बड़ी जन्मभूमि नहीं, लेकिन नागपुर बाबा साहब की कर्मभूमि है जहाँ पे नागपुर में बाबा साहब अपने जीवन में कम से कम 8 बार आ चुके हैं। और बाबा साहब के सम्मानार्थ यहाँ पे जो बहुत बड़ा बाबा साहब ने धम्म क्रांति की, जो धम्म क्रांति उनके जो विश्व में पहली बार हुई, तो महानगर पालिका में उनका सम्मान करने के लिए महानगर पालिका में बाबा साहब का नागरिक सत्कार किए। उसके बाद बाबा साहब के सम्मान में अंबाझरी में उन्होंने जो बाबा साहब भवन बनाए थे, एक तरफ बाबा साहब सम्मान करते, दूसरी तरफ भवन भी तोड़ते और बाबा साहब स्मारक समय भवन बनाने की बात करते, उसको आज तक 30 साल हो गए उन्हें बनाने। ये दोनों चीज को याद रखते हुए समता सैनिक दल की तरफ से आने वाले 17 दिसंबर को विधानसभा में, 18 दिसंबर को विधानसभा में बहुत बड़ा मार्च निकलेगा और ये मार्च में भारत के नागपुर के जितने भी बाबा साहब को मानने वाले उन्हें मैं विनती करता हूँ कि उन्होंने मार्च में शामिल हो। और समता सैनिक दल की तरफ से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री इनको इशारा देता हूँ कि अगर इस बार हमारी मांगनी, हमारी जो डिमांड है अगर पूरी नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र में संविधानिक पद्धति से समता सैनिक दल की तरफ से नारी निर्देश और बड़े बड़े आंदोलन होंगे।
जैसे कि हमने सुना कि मांगे जो है उन मांगों को लेकर आने वाली 18 दिसंबर को ये सारे लोग जाने वाले हैं। और नागपुर ही नहीं बल्कि सभी लोगों से आह्वान भी किया है, सभी अल्पसंख्यक लोगों से आह्वान किया है कि इस आंदोलन में वो लोग शरीक हो। आंदोलन जाने के बाद क्या वाकई में सरकार इनके पक्ष में निर्णय ले पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, देखते रहिए आवाज इंडिया।